पंजाब के 2 इनामी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बुधवार को मार गिराया। गैंगस्टर जसप्रीत और जसपाल भुल्लर पंजाब में 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों की हत्या करके फरार हुए थे। पंजाब पुलिस से दोनों के कोलकाता में मौजूदगी की खबर मिलने के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इनके ऊपर 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का रिवार्ड मनी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। 2 एएसआई की हत्या भी की है। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। 15 मई को लुधियाना जिले के जगराव की नई अनाज मंडी में 15 मई को एएसआई भगवान सिंह और दलविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ। बदमाशों के पास से 5 पिस्तौल, 89 कारतूस और कैश भी बरामद हुआ। जसपाल भुल्लर पर 10 लाख और जसप्रीत पर 5 लाख रुपए का इनाम था। 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से मुंबई पानी पानी हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की पहली बारिश में ही डूबी मुंबई को फिलहाल 2 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। मुंबई में मंगलवार की रात से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। सायन इलाके में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। कुछ ऐसा ही हाल गांधी मार्केट और किंग सर्कल का भी दिखा। अंधेरी में भी सबवे में पानी भरने की वजह से गाड़ियों की आवाजाही रोककर सबवे बंद करना पड़ा। बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया। हालांकि रात 9 बजे के करीब सीएसएमटी थाणे धीमी लाइन, सीएसएमटी कल्याण फास्ट लाइन, मान खुर्द पनवेल शटल सेवा और सीएसएमटी बांद्रा गोरेगांव सेवा शुरू कर दी गई। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से बेस्ट बसों का रूट भी बदलना पड़ा। बीएमसी ने दावा किया था कि मानसून से पहले नालों की सफाई का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन उनके ये दावे मानसून की पहली बारिश में ही बह गए। और देश में आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। इसके पहले 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। नासा के अनुसार कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस के कई हिस्सों में ग्रहण दिखाई देगा, जबकि भारत में पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। हमारे यहाँ लद्दाख की उत्तरी सीमाओं और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से शाम को तकरीबन 5:52 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और तीनों खगोलीय पिंड एक दूसरे के साथ एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने से रुक जाता है। नासा के मुताबिक आज लगने वाला सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य की पर्याप्त किरणों को ब्लॉक कर देगा। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद लोगों को कुछ समय सूर्य का नजारा किसी चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा। आज का सूर्य ग्रहण दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और भारत में शाम 6:41 तक चलेगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था। केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ की 22 फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दी है। 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की। कोरोना के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून पर किसान नेताओं से आंदोलन रोकने और एक बार फिर बैठकर बातचीत करने की अपील की है। जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ की 22 फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दी। ये बढ़ोतरी 50% से ज्यादा है। किसान को प्रति क्विंटल धान पर 72 रुपए ज्यादा, ज्वार पर 118 रुपए ज्यादा, अरहर पर 300 रुपए ज्यादा, उड़द पर 300 रुपए ज्यादा और तिल पर 452 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तीनों कृषि कानून वापस लेने की कांग्रेस की मांग पर सरकार ने कहा, सरकार किसानों के साथ है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बुधवार को पति निखिल जैन से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद से शादी को अवैध भी करार दिया। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने अपनी शादी पर बयान जारी किया है। नुसरत जहां ने कहा कि वो लंबे समय से निखिल जैन से अलग रह रही हैं। नुसरत जहां ने लिखा,
टर्की विवाह कानून के मुताबिक विदेशी धरती पर की गई ये शादी अवैध है। इसके अलावा क्योंकि ये एक अंतर धार्मिक विवाह है, इसलिए इस शादी का भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट में मान्य होना जरूरी है, जो नहीं हुआ। कानून के हिसाब से ये शादी वैध नहीं है, बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है। ऐसे में तलाक लेने का सवाल ही नहीं है। 2019 में नुसरत जहां ने कारोबारी निखिल जैन से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही दोनों में अनबन की खबरें आने लगी, जिसके बाद आज नुसरत जहां ने ये बयान जारी किया। नुसरत के इस बयान के बाद निखिल जैन से जब उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने कहा, मैंने इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है और न ही कहूँगा। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट अपना काम कर रहा है। इस मामले में सिविल सूट चल रहा है और अदालत अपना काम अच्छे से कर रही है। और जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। करीब 6 महीने बाद बुधवार को जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक हुई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई बैठक की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने की, जिसमें सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र उनके लोगों को बुलाता है तो वो बातचीत को तैयार है। कोई दरवाजा हमने बंद नहीं किया। जब वो हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। गुपकार अलायंस की बैठक में राज्य कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन के साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। आज हमने पूरा मिलके उन सबको जो इस बीमारी से गुजर गए हैं, उन्हें हमने जो है मगफिरत की दुआ मांगी। 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 8 राजनीतिक दलों ने मिलकर गुपकार का गठन किया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के संविधान और राज्य के दर्जे को फिर से बहाल करना है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बुधवार को जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। जितिन ने कहा कि जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कांग्रेस में रहने का मतलब नहीं है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या उचित। जितिन ने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय दल सिर्फ बीजेपी है, बाकी सब क्षेत्रीय या व्यक्तियों के दल हैं। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जितिन प्रसाद का बीजेपी के बड़े परिवार में स्वागत है। उनके आने से यूपी में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। 2004 में पहली बार शाहजहांपुर से सांसद चुने के बाद मनमोहन कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया था। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं में असंतोष दिखा, तो कुछ ने उन्हें विश्वासघाती बताया। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस के भीतर का असंतोष बाहर आया है। राशिद अल्वी ने कहा, पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। जितिन उन 23 नेताओं में थे जिन्होंने पार्टी में नए नेतृत्व की मांग की थी। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। वहीं जितिन प्रसाद को लेकर कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों के ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। कुछ ट्वीट बाद में हटा लिए गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने जतिन को विश्वासघाती बताया। जिस व्यक्ति को पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया, पहचान बनाया, सम्मान पाने के बाद पार्टी के साथ विश्वासघात करना ये ठीक नहीं। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को बंगाल चुनाव में प्रभारी बनाया था, लेकिन पार्टी के अधूरे मन से चुनाव लड़ने पर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई थी। यूपी चुनाव में जितिन को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। देश में अब 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम आ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 337 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती जा रही है। हालांकि मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को मामूली वृद्धि देखी गई। देश में पिछले 24 घंटे में 92,596 नए केस मिले।
2219 लोगों की मौत हो गई और 1,62,664 लोग ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 337 मामले आए, 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि यूपी में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 709 केस आए। यूपी में अब सिर्फ 12,959 एक्टिव मरीज हैं। वहीं मुंबई में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 788 नए मामले मिले हैं। इस दौरान मुंबई में कोरोना के 27 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि पूरे राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में बुधवार को कोविड-19 के 11,000 नए मामले आए और 261 मरीजों की मौत हुई। वहीं वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा, केंद्र सरकार का रुख सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतजार करने की बजाय सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसा होना चाहिए। सरकार ने कोरोना संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का समझदारी से इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्हें रेमडेसिविर देने पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना संक्रमित बच्चों को रेमडेसिविर नहीं दे, साथ ही कोरोना संक्रमित बच्चों का सीटी स्कैन कम हो, बहुत जरूरी होने पर ही बच्चों का सीटी स्कैन करें। बच्चों में हल्के लक्षण पर स्टेरॉइड नहीं दे, बच्चों पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल सावधानी से करें। इसके साथ ही कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक बच्चों को दवाइयां नहीं दे। बच्चों की शारीरिक क्षमता जांचने के लिए 6 मिनट का वॉक टेस्ट करें। पेरेंट्स वॉक टेस्ट 12 साल से बड़े बच्चों का करें। इसके तहत बच्चे उंगली में पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर 6 मिनट तक टहलें। 6 मिनट बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और पल्स रेट को मापें। इससे बच्चों में हैप्पीपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी का पता चल सकेगा। हालांकि तीसरी लहर में बच्चों पर बुरे असर की खबरों के बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का वो बयान राहत देने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी ऐसे सबूत नहीं है कि अगर कोविड की अगली लहर आएगी तो बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण होगा। कोरोना मरीजों की सहूलियत के लिए रोज नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं। इसी क्रम में मुंबई में 3 रोबोट बनाए गए। मुंबई के रहने वाले संतोष हुलावले ने 3 ऐसे रोबोट बनाए हैं जो कोरोना महामारी में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। पहला रोबोट SHR यानी सर्विस ह्यूमनाइड रोबोट है, जो न सिर्फ कोरोना के मरीजों की देखभाल करता है बल्कि मरीजों का मनोरंजन भी करता है। ये इंसानों से बात भी कर सकता है और हाथ भी मिला सकता है। दूसरा रोबोट MSR यानी मल्टीपल सर्विस रोबोट, जो मरीजों तक दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचा सकता है। तीसरा रोबोट DMR एक आपदा प्रबंधन रोबोट है, जो किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए बनाया गया है। ये रोबोट्स पूरी तरह से स्वदेशी हैं। संतोष पिछले 20 सालों से रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं और अब तक 48 रोबोट्स डिजाइन कर चुके हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.